Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter 4 chemical bonding and molecular structure. Chemical bonding अब हम कर रहे हैं, molecular structure इसके बाद में explain करेंगे, ठीक है, of class 11. आज बेटा जब हमने टॉपिक स्टार्ट करना है that is resonance. Now what is resonance? Resonance बेटा ऐसा फिनोमिना है जो ये बताता है कि ओनली वन स्ट्रक्चर, कई बार बेटा कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी ओनली वन स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती है, सारी फिजिकल सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को ओनली वन स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन करती है, तो उसके लिए रेजोनेंस का फिनोमिना यूज किया जाता है. अब इसका क्या मतलब है कि वन स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, है ना, वो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि रेजोनेंस का फिनोमिना क्या होता है. ठीक है, हम बात करते हैं बेटा ओजोन मॉलिक्यूल की. ओजोन मॉलिक्यूल होता है O3. ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल की बात करते हैं. इसमें हम देखते हैं ओजोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने बताई थी ओजोन की, इस तरह से होती है ना. इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, अब देखो बेटा क्या है कि जो हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, सॉरी डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है, उनका जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 121 पिकोमीटर. ठीक है, एंड जो सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है, मतलब ओजोन जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर. ठीक है, अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे इसको अगर मैं 1 ऑक्सीजन मान लू, इसको 2 मान लू, इसको 3 मान लू, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन 1 एंड 2 जो ऑक्सीजन हैं उसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा हो एंड इसके साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा हो. अगर इसके साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तब कैसी होगी इक्वेशन हमारी, तब कैसी स्ट्रक्चर होगी हमारी. डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O. यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, यही होगा ना. तब क्या है बेटा, देखो सारी ऑक्सीजन है, सारी ऑक्सीजन है इक्विवेलेंट ही होंगी ना, किसी पे भी डबल बॉन्ड, किसी के साथ भी क्या है सिंगल बॉन्ड आ सकता है. अगर ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है तब क्या है, बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर है एंड इसकी कितनी होगी 121 पिकोमीटर. समझ में आया कि एक स्ट्रक्चर तो ये वाली बन सकती है, मान लो 1 2 3, एक हमारी स्ट्रक्चर ये वाली बन सकती है. ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के एक दोनों का हाइब्रिड बनाया गया, दोनों स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाई गई, जो स्ट्रक्चर बेटा है हमारी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. देखो दोनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बन ही रहे हैं, है ना. इस इक्वेशन में या इस स्ट्रक्चर में क्या बन रहा है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, है ना. इस स्ट्रक्चर में सेकेंड ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें थर्ड के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है. तो ऐसा हमारे पास चांस बन गया कि हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया दोनों के पास. इस स्ट्रक्चर में इसके पास डबल बॉन्ड है 1 2 3, इस स्ट्रक्चर में इसके पास डबल बॉन्ड है. ठीक है, एक्चुअल में बेटा हुआ क्या, जब बॉन्ड लेंथ प्रॉपर निकाली गई विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, तब क्या देखा गया कि ना तो किसी बॉन्ड की लेंथ 121 पिकोमीटर आई है, ना ही किसी बॉन्ड की लेंथ 148 पिकोमीटर आई है. ठीक है, दोनों बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम आ रही है, दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल. दोनों की बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है एंड दैट इज 128 पिकोमीटर. मतलब इन बिटवीन दिस, ठीक है, इन बिटवीन ये आ रही है कि जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है उससे ज्यादा एंड जो डबल बॉन्ड लेंथ है उससे ज्यादा सिंगल बॉन्ड लेंथ से कम आ रही है. क्लियर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या आ रही है, एक इन बिटवीन स्ट्रक्चर आ रही है जिसकी कितनी है बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर. मतलब क्या है कि जो हमारा बॉन्ड है ना, जो हमारा बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से तो क्या है छोटा है, लेकिन डबल बॉन्ड से बड़ा है. बॉन्ड लेंथ क्या है, सिंगल बॉन्ड से तो कम है, लेकिन डबल बॉन्ड से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ज्यादा आ रही है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो बॉन्ड है वो ना ही सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, इसके इन बिटवीन एक बॉन्ड बन गया.
लिखा गया, ठीक है। तो ये जो हमारा बना है ये दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के बना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। एंड ये दोनों क्या होगी बेटा, इन दोनों को क्या है, डबल हेडेड एरो से लिखा जाता है। जो हमारी दो स्ट्रक्चर्स, ऐसी स्ट्रक्चर जो क्या है एक जैसी ही होंगी, सिमिलर होंगी, सेम नहीं होगी लेकिन सिमिलर होगी, इक्विवेलेंट होगी, उनको हम क्या लिखेंगे, डबल हेडेड एरो से उनको सेपरेट करेंगे। एंड इनको बोला जाता है बेटा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है इनको, ठीक है। एंड जो रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा होता है, जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड को किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे फ्रॉम देम, इसको इक्वल का साइन डालते हैं ना, लेकिन ट्रिपल इक्वल का साइन डालना है, ठीक है। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड को एक्सप्लेन किया जाता है या डिस्टिंग्विश किया जाता है फ्रॉम देम। ओके बेटा, इस फिनोमिना को बोला जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या फिनोमिना है, रेजोनेंस वो फिनोमिना है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल की एक जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाती है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को। जैसे ये वाली स्ट्रक्चर थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि क्यों जो बॉन्ड होता है वो 128 होता है। यहाँ इसमें तो दोनों बॉन्ड का 128 पिकोमीटर आ ही नहीं रहा, इसमें भी दोनों का नहीं आ रहा। जब हमने दोनों फॉर्म्स को मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाई है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी शो हो गई, 148 पिकोमीटर। दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल आ गई 148 पिकोमीटर, ठीक है। यही है हमारा रेजोनेंस का फिनोमिना, क्लियर है। ये तो हमने ओजोन की एग्जांपल की, अब हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसकी, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको हम रेजोनेंस के फिनोमिना से एक्सप्लेन करेंगे। रेजोनेंस की हम क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा क्या होगा, जो हमारी कार्बन है, कार्बन को हम लिखेंगे सेंटर में, है ना। क्यों, बिकॉज ये क्या है हमारी कार्बन, क्या है हमारी कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, एंड इनमें क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अब देखो बेटा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर इसकी किस तरीके से बनती है बेटा, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनती है कि यहाँ पे क्या होगा बेटा, दोनों ऑक्सीजन के पास क्या रहेंगे, दो लोन पेयर्स रहेंगे, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, हो सकता है यहाँ से एक कोई ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट करवा दे, यहाँ से एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को दे दे, ठीक है। अगर कार्बन को उसने अपना लोन पेयर दे दिया तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड तो पहले से है, एक बॉन्ड और बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब कार्बन तो 4 बॉन्ड नहीं, 5 बॉन्ड नहीं ना बना सकती, ओनली 4 बॉन्ड से बनाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे बन गए तो इसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कार्बन के पास। तो क्या करेगी, अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए तो यहाँ से एक बॉन्ड वो तोड़ेगी। एक बॉन्ड कैसे तोड़ेगी, यहाँ से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड पेयर वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा। अब इसके पास 2 लोन पेयर पहले से थे, एक लोन पेयर इसके पास और हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड ही हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो गए, है ना। इसके पास एक ही लोन पेयर बचा, क्लियर है। ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड बचा है, 3 लोन पेयर हो गए। अब बेटा है क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। अब थर्ड देखो, ऐसा भी तो
हो सकता है अगर ये उल्टा कर दे, अगर ये इस तरीके से करे, देखो ऑक्सीजन तो दोनों इक्विवेलेंट ही है ना, हो सकता है ये वाली ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे एंड ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि इसके साथ सिंगल बॉन्ड बने, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बने, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पे 3 लोन पेयर हो एंड यहाँ पे ओनली एक ही लोन पेयर बचे, ठीक है। तो ये जो है बेटा 3 हमारी फॉर्म्स बनती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है। इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो किस तरीके से बनेगा, देखो बेटा क्या है कि दोनों कार्बन है ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है ऑक्सीजन है, इन दोनों के पास एक एक बॉन्ड तो है ही, एक एक बॉन्ड तो है ही, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। इसका क्या मतलब है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, बाकी 2 बॉन्ड जो है उनको हम डैश से शो कर देंगे, ये इसकी क्या होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स की पोलैरिटी के बारे में। अब देखो बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मान लो हमने कोई मॉलिक्यूल बनाया, फॉर एग्जांपल हमने क्या है H2 मॉलिक्यूल बनाया, जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, इसमें क्या है, कैसे बना है इसमें बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का इन्वॉल्व है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड की हुई है, क्या बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। एक हमने की थी NaCl की एग्जांपल, NaCl में हमने क्या किया था कि जो Na है, Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है एंड क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो क्या कर देता है ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसका इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो जो ये वाला बॉन्ड बनता है इनके बीच में, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज आयनिक बॉन्ड। क्लियर है ना। अब क्या है बेटा, जो यहाँ पे कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, लेकिन कभी भी बेटा देखो हम क्या बोल सकते हैं कि आइडियल कंडीशंस होती हैं। आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं, जब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसका मतलब इसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, 100% कोवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला आयनिक बॉन्ड बना, इसका मतलब यहाँ पे इसका कैरेक्टर 100% आयनिक है, लेकिन 100% श्योर कंडीशंस वाली कभी भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती, ठीक है। 100% श्योर कभी भी नहीं होता, ठीक है। अब देखो जब 100% श्योरिटी नहीं होती है हमारे पास, डेटोल भी बोलते हैं कि 99.99% जर्म्स मिटा सकती है, 100% श्योरिटी तो वो भी नहीं देती है, ठीक है। तो इसमें भी 100% की श्योरिटी नहीं होती है, मतलब अगर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन ज्यादा जो कैरेक्टर है ना उसका कोवेलेंट वाला है एज कम्पेयर टू आयनिक। मतलब जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होगा इसका, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होगा। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसका होता है, ठीक है। 100% प्योर 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब उसमें ज्यादा परसेंटेज किसकी है, कोवेलेंट कैरेक्टर की, एंड आयनिक बॉन्ड आयनिक कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। अगर आयनिक बॉन्ड बना है इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, लेकिन 100% कुछ भी नहीं होता, क्लियर है। अब देखो जब ये होती है आइडियल कंडीशंस, लेकिन आइडियल कंडीशंस बहुत कम होती हैं, आइडियल कंडीशंस कभी भी फॉलो नहीं होती हैं। हम रियलिटी में जा रहे हैं, आइडियल चीज कोई भी नहीं होती है। रियलिटी क्या है कि आइडियल नहीं होगी, नॉन आइडियल कंडीशंस होंगी हमारे पास। अब नॉन आइडियल कंडीशंस कौन सी है, वो भी जिसमें 100% नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक बॉन्ड है तो कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। फिर आती है पोलैरिटी।
पोलैरिटी इसी में से आएगी। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की ही बात की है। अब देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम आ रही है। इसका ये मतलब है कि जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये कैसे पड़ा है, इस तरह से, मतलब दोनों एटम्स के सेंटर में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। मतलब ना ही तो ये वाला हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ना ही ये वाला हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, एक हमारे पास हाइड्रोजन का एटम ये रहा, एक हमारे पास हाइड्रोजन का एटम ये रहा। ये रहे दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे पड़े होंगे, बिल्कुल इनके सेंटर में। क्लियर है। बट अगर मैं लूं HF मॉलिक्यूल, अगर HF मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, इसमें भी शेयरिंग ही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसमें भी शेयरिंग होगी। अब देखो बेटा होगा क्या, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के पास नहीं, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर कर रहे हैं। बाकी जो लोन पेयर्स है फ्लोरीन के पास तो रहेंगे 3 अपने लोन पेयर्स, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसके लिए इसने शेयरिंग कर ली, बिकॉज हाइड्रोजन इसको देने के लिए तैयार नहीं है, हाइड्रोजन देगा नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन को भी खुद को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये शेयर कर लेंगे दोनों, इसीलिए इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। अब देखो जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इसका बना है, शेयर हो रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन के पास टेंडेंसी ज्यादा है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में पूरे 118 एलिमेंट में से फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इसके पास, फ्लोरीन के पास क्या है, पावर होती है कि ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। कैसे खींचेगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ही दोनों हाइड्रोजन के सेंटर में पड़ा था, अब इनके सेंटर में नहीं होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, दोनों मतलब हाइड्रोजन से दूर फ्लोरीन के लिए, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन अपने आप उनको रखने की कोशिश करेगी, अपने आप अपने पास अट्रैक्ट करेगी, अपने पास रखने की कोशिश करेगी। क्लियर है, इस तरह से शेयरिंग होती है। अब देखो अगर शेयरिंग हो जाती है, ठीक है, बॉन्ड तो था ये कोवेलेंट, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन ने कुछ इसको आयनिक बना दिया, इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, आयनिक हो गया, किसने क्या की, अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हम इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, जिसमें एक एटम के पास टेंडेंसी हो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, उनको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये क्या है, हमारे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखो बेटा पोलर का क्या मतलब, पोलर मतलब पोल्स, दो हमारे पास पोल्स आ जाए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, उसको हम पोलर बोलते हैं। जब नेगेटिव पॉजिटिव ना हो देन नॉन पोलर होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आया, वैसे तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, ठीक है, पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, लेकिन कुछ पार्शियल चार्जेस हैं। कैसे, जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन तो उसको दे दिया ना अपना, चाहे ये शेयर ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आयनिक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फ्लोरीन के पास छोटा सा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, इसकी वजह से इसने थोड़ी सी पोलैरिटी
जनरेट होगी, थोड़ा सा पोलर कैरेक्टर आ गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। क्लियर है। अब जो पोलैरिटी होती है, ठीक है, वो क्या है बेटा, वो मेजर की जाती है विद द क्वांटिटी ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे पोलैरिटी को मेजर किया जाता है। मतलब कितनी पोलैरिटी है, कितना पोलर बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कितना पोलर बन रहा है। ठीक है, वो चीज देखने के लिए क्या चीज एक्सप्लेन की जाती है बेटा, डायपोल मोमेंट का यूज किया जाता है। अब व्हाट इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को बेटा डिनोट किया जाता है विद म्यू। ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू मीन्स चार्ज मल्टीप्लाई बाय आर। क्यू क्या है, चार्ज, ठीक है, आर क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। मतलब जिन दो न्यूक्लियस के बीच बॉन्ड बन रहा है उनके बीच कितना डिस्टेंस है, दैट इज आर। इस तरह से म्यू को कैलकुलेट किया जाता है। म्यू की जो यूनिट होती है वो होती है डी। डी मीन्स डिबे, डिबे, ठीक है, यूनिट होती है डिबे, या फिर वन डिबे हम ये बोल सकते हैं, वन डिबे इज इक्वल्स टू कूलम मीटर, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम एंड आर की यूनिट मीटर। तो डिबे किसके इक्वल होता है, कूलम मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट की क्या है बेटा, यूनिट है। अब अगर डायपोल मोमेंट हमारी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो जो हमारा बॉन्ड है वो उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा पोलर है। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो पोलर नहीं है बॉन्ड, या कम पोलर है। अगर मान लो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई 0, इसका मतलब वो बॉन्ड पोलर है ही नहीं, वो बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, नेगेटिव में कभी भी नहीं है, नेगेटिव वैल्यू म्यू की कभी भी नहीं होती। 0 एंड पॉजिटिव, 0 कब, जब नॉन पोलर होगा, पॉजिटिव कब, जब पोलर होगा। ठीक है, अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि कितना पोलर है कितना नॉन पोलर है, या कितना पोलर है, दोनों को कंपेयर करना हो, तो हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, उनकी पोलैरिटी चेक कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट चेक कर सकते हैं। जिसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा पोलर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल तो बेटा हमने HF की है ना, और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि कब इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखो बेटा हमें यहाँ पे डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट नहीं करना, आपको न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं जिसमें आपको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन एज इट इज हमें कैलकुलेट नहीं करनी है। अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी तो आर एंड जो हमारा क्यू है उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, म्यू की वैल्यू निकाल लेनी है मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, बस हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। वो क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये बेटा कि जो डायपोल मोमेंट हमारी होती है, मतलब जो हमारी म्यू है, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है हर चीज का, लेकिन इसका क्या है बेटा, डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा HF था, HF की अगर मैं बात करूं तो पोलैरिटी किस तरफ जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ, तो हम इसके ऊपर, इसके बॉन्ड के ऊपर एक एरो का निशान लगाएंगे। ठीक है, एरो का निशान ऐसे लगाएंगे, जो हमारा एरो का हेड होगा वो किसकी तरफ होगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एंड उसकी जो टेल होगी, इस तरह का एरो शो करना है। ये हमारा हेड है, किस तरफ जाएगा, जिस तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ये हमारी टेल है, टेल किस तरफ होगी, देखो एक प्लस का साइन बन रहा है ना, ये जहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, जहां जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। क्लियर है, इस तरह से हम इसको शो करते हैं, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, अब देखो ऑब्वियसली ये तो पोलर होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द चार्ज और विद आर। ठीक है, फिर आती है बेटा सेकेंड चीज, हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लो हमने ले लिया BeF2। ठीक है, उसी तरह से हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसे होती है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे क्या है BeF
एलिमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन एंड इसके बाद आता है नाइट्रोजन। ये चीजें आप ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब इसकी पोलैरिटी किस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है। इनके बीच में बेटा जो एंगल होता है ना वो परफेक्ट 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब अगर हम इस बॉन्ड्स की बात करें, इन बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे पोलैरिटी होगी इस तरफ, ठीक है। देखो एक तो सेम क्वांटिटी हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे सेम क्वांटिटी हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कैंसल आउट। इसका मतलब इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सो वी कॉल्ड इट एज नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। ये पोलर है ही नहीं, पोलैरिटी है ही नहीं, इसकी 0 है। इसकी बात करते हैं, इसमें भी सेम ही है, फ्लोरीन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, बिकॉज इसमें बॉन्ड क्या बन रहा है, परफेक्ट 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इसकी पोलैरिटी भी क्या होगी, कैंसल आउट होगी। पोलैरिटी कैंसल आउट होगी मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू इसके लिए भी क्या होगी बेटा, 0। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि इसकी लीनियर स्ट्रक्चर बनी, हमें कैसे पता चलना कि ये लाइन में है, इसका एंगल 180 डिग्री है, ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी जब हम वेस्पर थ्योरी करेंगे, ठीक है, या जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तब आपकी स्ट्रक्चर्स तो आपको रट जाएंगी कि किस तरीके से करनी है। एक बार सिर्फ पोलैरिटी चेक कर लो, स्ट्रक्चर मैं आपको बताती जाऊंगी, आपने सिर्फ पोलैरिटी चेक करनी है कि किस तरीके से हमने पोलैरिटी देखनी है, ठीक है, डायपोल मोमेंट देखनी है। सिर्फ इसमें ये देखना है कि डायपोल मोमेंट 0 है या नहीं है, एंड एक चीज और देखनी है कि किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी, किसकी डायपोल मोमेंट कम होगी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव टू देयर क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं देखनी ज्यादा कम, सिर्फ हम क्वालिटेटिवली देखेंगे, वो बताते हैं कैसे। ये 3 स्ट्रक्चर्स होगी हमारी। अब हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट है बेटा 4th हमारा BF3, ठीक है, BF3। BF3 में क्या होगा, बोरोन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेंटर में आएगा, यहाँ पे करते हैं, बोरोन सेंटर में आएगा, यहाँ पे आ गया एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया। इन तीनों का जो बेटा बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। अब तीनों का बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है। पोलैरिटी क्या है बेटा, देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर जाएगी, इसकी इस साइड जाएगी, इसकी इस साइड जाएगी। अब इसका इफेक्ट कैंसल आउट नहीं हो रहा ना, हमें तो यही पता लग रहा है नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 डायपोल मोमेंट की। बट नहीं, देखो क्या है, जो ये हमारे, इसको एक बार छोड़ो ऊपर वाले फ्लोरीन को, ये दोनों फ्लोरीन देखो, ये 1 फ्लोरीन है, ये 2nd फ्लोरीन है, ये 3rd फ्लोरीन है। अगर हम 2nd एंड 3rd फ्लोरीन को देखेंगे, इनका अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे, आप फिजिक्स में करते हो ना वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर डाउनवर्ड आ जाएगा। अब एक हमारा वेक्टर क्या है, अपवर्ड जा रहा है, एक हमारा वेक्टर है वो डाउनवर्ड जा रहा है। ये रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर वाले को लेके नहीं, दोनों को लेके, ओनली 2nd एंड 3rd फ्लोरीन को लेके, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो होगा वो 180 डिग्री बन जाएगा एंगल, मतलब क्या है, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट। तो इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है बेटा, इस तरीके से हम क्या है डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और ले लेते हैं, 2 लेते हैं, साथ में कंपैरिजन भी करेंगे। एक तो लेते हैं बेटा हम NH3, एक लेते हैं NH3। इसमें बेटा हमें ये बताना है, पहले तो इनकी डायपोल मोमेंट देखेंगे नॉन जीरो है या नहीं है, ठीक है, 0 है नॉन जीरो है वो देखेंगे। सेकंड चीज देखेंगे कि दोनों में से किसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, वो चीज देखेंगे। तो पहले दोनों की स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से बनेगी। जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, इसमें देखो पहले तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन में से, तो नाइट्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन। अब फ्लोरीन, इसकी बेटा इस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा होता है इस तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ पे बेटा इसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर। एक्चुअल में हम लोन पेयर को इस तरीके से लिखते हैं ना, ठीक है, लेकिन मैंने एक क्लाउड बना
इनका जो एंगल है वो 180 डिग्री नहीं है, 120 डिग्री नहीं है, लेकिन तीनों का एंगल सेम जरूर होगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो फ्लोरीन है एंड नाइट्रोजन है, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, तो पोलैरिटी इसकी होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक चीज और देखो, जब हम कंपेयर करते हैं बेटा, एक तो हमारे पास एटम है एंड दूसरी चीज हमारे पास लोन पेयर्स हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स में पोलैरिटी हमेशा ज्यादा होगी किसी भी एटम से, चाहे वो फ्लोरीन के साथ ही क्यों ना पड़ा हो। फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी? लोन पेयर की होगी। तो यहाँ पे ये ज्यादा है ऊपर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेटा? नाइट्रोजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब इसकी पोलैरिटी नाइट्रोजन के टुवर्ड्स एंड इसकी पोलैरिटी इसके ऊपर। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, एक तो यहाँ पे हमारा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एंड तीन ऐसे हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि कुछ इफेक्ट तो इसका कैंसल आउट हो ही जाएगा। नॉन जीरो 9 तो बेटा इसकी आएगी, 9 तो इसकी है, क्योंकि पूरा इफेक्ट तो कैंसिल होगा ही नहीं। ठीक है, नॉन जीरो है दोनों वैल्यूज। अब हमने ये देखना है कि इसको मान लो इसकी वैल्यू μ1 है, इसकी वैल्यू μ2 है। अब हमने μ1 एंड μ2 में से देखनी है किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। अब देखो बेटा, इसका कुछ इफेक्ट तो कैंसिल हो जाए, क्योंकि कुछ पोलैरिटी ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ पोलैरिटी डाउनवर्ड आ रही है, कुछ अपवर्ड आ रही है, तो कुछ इफेक्ट तो कैंसिल होगा। लेकिन इसकी जो पोलैरिटी है वो सारी की सारी अपवर्ड जा रही है, इसका मतलब इसका कोई भी इफेक्ट कैंसिल नहीं होने वाला। तो ज्यादा पोलैरिटी इसकी होगी μ1 की, मतलब डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होगी? μ1 की। काफी बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया एंड NF3 में से ये बताओ कि किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, किसकी पोलैरिटी कम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद वाला जो हमारे टॉपिक्स हैं वेस्पर थ्योरी करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।